मतलब कोई अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है और वो ये वीडियो देख रहा है और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बीएससी के स्टूडेंट को तो सबसे पहले एंजॉय करना चाहिए। मुझे इतना वो एक्साइटमेंट नहीं था कि रिजल्ट आएगा जैसे इंटर एग्री फेस्ट होता है जिसमें जाते हैं तो उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं आई थिंक। आईआरआई शायद इतना कॉन्फिडेंस देता है कि कहीं ना कहीं यार 6 महीने बाद या 6 महीने पहले हो जाएगा सबका। आपने कहाँ बुक चैप्टर अपने पब्लिश किए, रिसर्च पेपर, एक क्वालिटी रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं। 25% का स्कोर कार्ड था। तो बीएससी एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट के पास ट्विटर अकाउंट मस्ट होना चाहिए। रिसर्च पेपर कितने हैं आपके पास? मेरे को भी प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी के अंदर। एमएससी प्लस नेट आपके पास मिनिमम होना चाहिए, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कल को जाके ये सब चीज़ें काम आएगी। वो सब ठीक है, बट वीडियो देख के सीरियस नहीं होना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सियाराम जी मीना, जिनका हाल ही में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है। तो आज डॉक्टर साहब से समझेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर किस प्रकार से हम बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या उसका प्रोसीड्योर होता है, उसको हम ब्रीफली समझेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए। सभी को नमस्कार, मैं सियाराम मीना। टोंक जिला के अंदर एक तहसील है उनियारा, वहाँ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में है। और मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के मंडोर वाले कैंपस से किया हूँ। फिर मैंने जेआरएफ का प्रिपेयर करके जेआरएफ के थ्रू आईआरआई के सॉइल साइंस डिवीज़न में एडमिशन लिया और यहाँ पे मास्टर्स किया मैं डॉक्टर कपिल आत्माराम चौबे सर के अंडर में। फिर पीएचडी के लिए भी मैं वापस से यहीं एसआरएफ के थ्रू एंट्रेंस दे के एडमिशन लिया। फिर जैसे ही पीएचडी साथ साथ में चल रहा था तो उसके साथ साथ में जैसे मास्टर्स के रिसर्च पेपर वगैरह वो सब काम चलता गया, ट्रेनिंग वगैरह चलती गई और कोर्स कंप्लीट किए, रिसर्च भी साथ में चलता रहा साइमल्टेनियसली। ऐसे कर करके पीएचडी भी सेमिनार में दे दिया हूँ और सबमिट करने में है। तो डॉक्टर साहब, जब रिज़ल्ट आया, जब आपको पता लगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, जो कि आई थिंक एग्रीकल्चर में हाईएस्ट जो ग्रेड पे वाली जॉब है, तो आपको किसने बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है, या वो मोमेंट कैसा था? आपने सबसे पहले किसको कॉल किया? रिजल्ट एक्चुअली उस दिन आईपीएल चल रहे थे तो हम लोग मैच देखने में बिजी थे। तो सबका रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा था कि मेल आ रहे थे, किसी के पास अब आएगा, किसी के पास आ गया है। बट मुझे इतना वो एक्साइटमेंट नहीं था कि रिजल्ट आएगा चल रहा है, पता भी नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बारे में भी श्योर नहीं थे कि कैसा हुआ है, पैटर्न थोड़ा ऐसा था उसका। बट जब मेल देखे तो अपॉइंटमेंट लेटर था। फिर थोड़ी देर तो मुझे सोचने में लगा कि यार अभी तो टाइम था मेरे पास, मैं ले सकता हूँ टाइम। बट हुआ अचानक से, फिर किए माइंड में कब धीरे धीरे कि सच में हो गया है। दोस्त लोग को किया, सबसे पहले मैं बड़े भाई को फ़ोन किया, वो भी एग्रीकल्चर में ही है तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो मैं बड़े भैया को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो भेजो मुझे, अब वो भी देखे रिजल्ट। फिर उनके बाद में मैं हमारे रिलेटिव्स में है सबसे अच्छा या फिर सबसे क्लोज हम मानते हैं मेरे मामा जी हैं। वो शुरू से ही हमें इस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई को लेके वही ध्यान रखते हैं, क्योंकि जहाँ से हम फैमिली से आते हैं उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इतना आगे नहीं है तो उनको पता नहीं है ये सब चीज़ें। तो मामा जी हमेशा सपोर्ट करते रहे तो उनको हम बताए तो वो सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा वो खुश थे, बहुत खुश थे, वो सबको बताया फिर ऐसे। तो सर, तो वो एक एक्शन मोमेंट होता है जैसे कि एग्रीकल्चर में जब पीएचडी कंप्लीट होने वाली होती है, हम एक लास्ट फेज में होते हैं, तो एक जॉब की कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि अब तो सेटल होना है। तो आगे सर हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है उसका क्या रोल होता है और किस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी इसका चयन करती है। जैसे आपका तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो कि हमारी सेंटर के अंडर में आती है। उसके अलावा एसयूज में किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन करते हैं? देखो, जैसे सबसे पहले आपने पूछा कि उस फेज में आप जैसे पीएचडी होते होते जॉब लगे, तो मेरा भी एग्जैक्ट ऐसा ही था कि मैं जस्ट 20 दिन पहले ही लगभग थीसिस सेमिनार दिया था, प्रेजेंट किया था। अब मुझे थीसिस सबमिट करना था बस। तो साथ साथ में रिजल्ट आ गया, 4th ईयर हमारा चल रहा था। तो
तो हाँ, 4th ईयर में आते-आते ये तो है कि थोड़ा बहुत आदमी सोचने लगता है कि यार जब सीनियर या फिर जूनियर्स जाने लगते हैं कैंपस छोड़ के जॉब लेके, तो वो फेज़ तो आ ही गया था लगभग। बट मुझे इतना वो नहीं था कि आईआरआई शायद इतना कॉन्फिडेंस देता है कि कहीं न कहीं यार 6 महीने बाद या 6 महीने पहले हो जाएगा सबका। बट फिर भी टाइम पे हुआ तो और ज़्यादा अच्छा लगा, सही टाइम था ये। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि जैसे स्टेट और सेंटर्स में, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अभी वैकेंसीज आ रखी है। वो थोड़ा डिले चल रहा है उधर इंटरव्यू वगैरह में, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, किसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो तो चल रहा है बट प्रोसेस पैरेलली। जैसे सर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे एग्रीकल्चर में 3 है। एक तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई जो कि झांसी में है अपने, एक जो आरपीसीएयू पूसा बिहार में है, एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो तीनों का क्या प्रोसेस होता है, मतलब जैसे आपने आरपीसीएयू का दिया तो उसका क्या प्रोसेस था मतलब? देखो आरपीसीआई में मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और शायद मैं इसलिए भी बोलूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे भी। जैसे इसमें सबसे पहले तो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। रिटर्न हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, 50% वेटेज रिटर्न एग्ज़ाम का था, और 25% इंटरव्यू प्लस एक प्रेजेंटेशन होता था। रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल किए वो। फिर इंटरव्यू 25% का, उसमें प्रेजेंटेशन भी इंक्लूडेड था एक, और 25% का स्कोर कार्ड था। और स्कोर कार्ड में था इंक्लूडेड कि जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इन सब के मार्क्स, और ट्रेनिंग्स वगैरह आपने कितने किए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरे, और रिसर्च पेपर कितने हैं आपके पास, कितनी रेटिंग में है, नास रेटिंग कितनी है, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, और बुक चैप्टर्स, बुक्स अगर मान लो किसी ने लिखी है, वो सब का स्कोर कार्ड 25% का था। तो सर आपने स्कोर कार्ड की बात की अभी, जैसे आपने बताया कि इसमें आपका क्या क्या होता है, जैसे एक तो जेआरएफ एसआरएफ का भी स्कोर ऐड होता है, मतलब क्या आपने जेआरएफ क्लियर किया है, एसआरएफ क्लियर किया है, उसका भी? हाँ, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम स्कोर कार्ड देखते हैं तो मोस्टली ऐसे होता है कि जेआरएफ जो मेन जेआरएफ जिसके लगता है उसके 2 मार्क्स होते हैं मोस्टली, सब में सेम नहीं है, किसी में 2 किसी में 1। और एसआरएफ का मेन एसआरएफ जो लगता है जिसको एसआरएफ का फेलोशिप मिलता है उसका एक अवार्ड लेटर मिलता है, उसके 3 मार्क्स होते हैं। जी सर। तो एक तो नॉर्मल पीएचडी आप कर रहे हो कहीं से भी स्टेट से, उसके जब मार्क्स का थोड़ा फ़र्क रहता है, उसमें 2-3 मार्क्स होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बट सेंटर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे ऐसे लगा, क्योंकि 50% वेटेज अगर एग्ज़ाम को दे रहे हो आप लोग तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर पेपर कैसा हुआ था आपका, मतलब उसमें जैसे आप सॉइल साइंस से हो तो ओनली सॉइल साइंस के क्वेश्चन उसमें थे या फिर अदर कुछ नहीं, पोर्शन भी था? उसमें एक्चुअली पूरा एनआरएम इंक्लूडेड था, सॉइल अच्छा। साइंस, एग्रोनॉमी, सॉइल फिजिक्स, केमिकल्स, ये सब इंक्लूडेड था। तो सॉइल साइंस ये सब्जेक्ट तो ये हो गया एनआरएम, इसके अलावा जैसे जनरल क्वेश्चंस भी थे, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर के आगे वो क्वेश्चन। तो तो वो फिक्स्ड सिलेबस इन्होंने जो आरपीसीआई ने रिलीज किया था या फिर हाँ, कुछ? सिलेबस दिए थे, बट ऐसे जैसे पीएचडी 4th ईयर में चल रहे तो इतना वो नहीं था कि एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा पीएचडी हो गया है तो एग्रीकल्चर में तो कुछ भी आया। और बिल्कुल सर। उधर से अपना इतना नहीं होता है बैकग्राउंड की मैथ वगैरह, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, बट फिर भी सॉइल साइंस का मेजर पार्ट रहा और एनआरएम का रहा, तो थोड़ा वो हुआ उसमें हेल्प। टोटल कितनी सीट्स थी सर सॉइल साइंस में हम बात करें तो? सॉइल साइंस में 2 एडवर्टाइजमेंट थे, तो एक एडवर्टाइजमेंट था जो पहला, उसमें 1 सीट थी, और जो बाद में जो आया था उसमें 3 सीटें थी, तो अच्छा। टोटल 4 सीट थी वहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट हम सर स्कोर कार्ड की बात करते हैं, क्योंकि मेनली ऐसे यूज में तो हमारे स्कोर कार्ड के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल होता है डायरेक्ट, हाँ। क्योंकि एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन तो ऐसे यूज कराती नहीं है हमारी, ओनली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे आरपीसीयू ने कराया है। तो सर स्कोर कार्ड कैसे मेंटेन करें, मतलब कोई अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है और वो ये वीडियो देख रहा है और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो किस प्रकार से अपना स्कोर कार्ड बनाए ताकि जब वो पीएचडी में पहुंचे, जब एमएससी अपनी कंप्लीट कर ले, तो उसका इंटरव्यू कॉल हो सके, किन चीज़ों का वो ध्यान रखे, क्योंकि बीएससी में बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको आगे जाके क्या करना है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके अलावा जैसे ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, तो वो किन किन चीज़ों का बीएससी के स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एमएससी में जो अभी एमएससी में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए,
और जो पीएचडी में है उनको किस प्रकार से अपना स्कोर कार्ड वो परफेक्ट बना पाए ताकि उनको इंटरव्यू कॉल हो सके देखो बीएससी के स्टूडेंट को तो सबसे पहले एंजॉय करना चाहिए सर? और आराम से बीएससी कंप्लीट करनी चाहिए। ये मत बताओ सर, पहले ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो पहले ही इंजॉय कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले तो अपने पहले ही ध्यान नहीं देते हैं। आप कुछ ऐसा बताओ ताकि वो कुछ फिर भी अगर ज़्यादा आप सीरियस हो, सब कुछ करना है, शुरू से ही सोच रहे हो, तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट यूजी में अपन पढ़ते हैं, तो सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से वहीं से कमान बनाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पास होना है या फिर मैं सॉइल साइंस से जेआरएफ करूँगा तो सॉइल साइंस पे फोकस कर रहे हो। बहुत सारे लोग करते हैं कि शुरू से ही सॉइल में जेआरएफ करना है तो मैं सॉइल पढ़ूंगा और बाकी सब्जेक्टों में ध्यान नहीं दूंगा, बट वो वहाँ से सारे सब्जेक्टों पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से बीएससी पास करनी चाहिए। और सॉइल साइंस पे तो मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप करोगे वो तो उस पे तो वैसे भी हो ही जाएगा, आपका मास्टर्स करोगे पीएचडी करोगे तो बाकी सब्जेक्ट वहाँ से बेस क्लियर करो, बढ़िया ओजीपीए बनाओ, क्योंकि हर स्कोर कार्ड होता है उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं। अच्छा। परसेंटेज के हिसाब से बनाते हैं वो। अब वैसे ही पीजी पीएचडी का भी होता है, जितना मार्क्स है उतना स्कोर कार्ड आपका अच्छा रहेगा। तो वो अल्टीमेटली उसी से आएगा कि सारे सब्जेक्ट आप अच्छे रखोगे तभी बेस बनाना है, मतलब बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यूजी से ही होते हैं वो। पीजी पीएचडी में सिर्फ सब्जेक्ट देखोगे वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो सब उस पर डिपेंड करता है। अच्छा कॉलेज आपको मिलता है तो वहाँ पे आपके बेसिक्स बनेंगे आपके सब्जेक्ट में। बट ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट में वहाँ से आप कमांड रख सकते हो। और एक और बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन में आप ये भी कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा मौका अपन ग्रेजुएशन को वो मिलता है कैरिकुलम एक्टिविटीज़ का, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम होती है वहाँ पे। जैसे मैं उस टाइम पे हमारे यूनिवर्सिटी नया था तो इतना वो नहीं था, डेवलप नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इसमें भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिला। हाँ बट हम चाहते तो वहाँ हो सकता था, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कल को जाके ये सब चीज़ें काम आएगी। तो वो थोड़ा सा दुख रहता है कि यूजी में अगर एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान दो तो बहुत बेटर है। हाँ, वो तो बहुत वही काम आने वही तो वाला है। सर, आप किन चीज़ों को आप जैसे आपने बताया कि हम कर लेते, तो जो बीएससी का भी बच्चा देख रहा है ताकि वो तो कर ले आज से, क्या आप जैसे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके मार्क्स होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल उसके अलावा अगर गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो उसके भी मार्क्स होते हैं, बिल्कुल उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई भी जैसे इंटर एग्री फेस्ट होता है जिसमें जाते हैं तो उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, आई थिंक बिल्कुल एनसीसी के अलग मार्क्स होते हैं। एनसीसी एनएसएस जो भी आप कर रहे हो, बट सब में मतलब मल्टी डायमेंशन देख के आपको चलना होना चाहिए यूजी में तो, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ों पे हो सकता है आपको टाइम ना मिले। एमएससी में जरूरी नहीं है आपको कौन सा चेयरमैन मिले, कितना परेशान कर रहा है, या परेशान नहीं मतलब टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात है। हाँ, टाइम तो की बात यूजी में में कमी बहुत टाइम रहती है। मिलता है, हर चीज़ के लिए टाइम मिलता है, तो वहाँ से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और ओजीपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा यूजी का जो मार्क्स होते हैं उनको आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादातर सभी को। वो स्टेट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से स्कोर कार्ड बनाते हैं। अच्छा। किसी में मान लो 100 में से 10%, किसी में 16%, किसी में 5%। हाँ, यूजी का वेटेज वो देते फिक्स हैं नहीं अलग है, अलग, जैसे बट वेटेज ग्रेजुएशन होता को है। वो कितना वेटेज दे रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को कितना वेटेज दे रहे हैं, फिर पीएचडी को वेटेज देते हैं। वैसे क्वालिफिकेशन जो होती है एपी के लिए वो सर एमएससी होती है, बट एमएससी बेसिस पे बहुत कम एपी बन पाते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्वालिफिकेशन है एमएससी प्लस नेट आपके पास हाँ। मिनिमम होना चाहिए। अगर नेट आपको नेट नहीं है तो पीएचडी कंप्लीट है तो फिर नेट एग्जाम्ट हो जाता है, बट एमएससी नेट मिनिमम सर नेट क्वालिफिकेशन। जैसे ओनली एसआर भी नेट चलेगा या फिर हमारा यूजीसी का नेट भी एलिजिबल है? नहीं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे सॉइल साइंस में तो एसआरबी का मस्ट है, क्योंकि सॉइल साइंस वाले बच्चे जाके यूजीसी का करते हैं तो इन्वायरमेंट से हमें देना पड़ता है। हाँ हाँ, तो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इतना सॉइल साइंस का अलग चीज़ है इन्वायरमेंट, तो मानते एसआरबी नहीं का है। ही मस्ट है इसमें, उसका नहीं चलेगा। मतलब यूजीसी वाले को नहीं मानते हैं, जैसे स्टेट में तो नहीं मानते हैं, बाकी श्योर इतना वो नहीं। तो आपको अपना जो सब्जेक्ट है एसआरबी का सबसे पहले निकालना चाहिए, यूजीसी फेलोशिप के लिए अच्छा है। हाँ, फेलोशिप के लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो जैसे कि आपने बताया सर एमएससी क्वालिफिकेशन है, लेकिन सिलेक्शन ही होता है तो उसका क्या स्कोर कार्ड का रहता है कि पीएचडी के ज़्यादा मतलब स्कोर कार्ड अच्छा बनता है उसकी वजह से क्या? बिल्कुल हाँ, जैसे अब आप एमएससी कंप्लीट करके आए हो इसका मतलब होता है ना कि आपके पास रिसर्च पेपर भी नहीं है या फिर अंडर रिव्यू चल रहे हैं, पब्लिश नहीं है। और एमएससी में मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आप ज़्यादा लेंथी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि विद इन शॉर्ट पीरियड में आपको कंप्लीट करना है एमएससी। तो स्कोर कार्ड आपका अच्छा नहीं होता है, ट्रेनिंग्स वगैरह बुक चैप्टर्स बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट
तो कम वो होता कैसे है। किया सर आपने? जैसे बच्चे जानना चाहते हैं कि बुक चैप्टर आप बता रहे हो, आपने कहाँ बुक चैप्टर अपने पब्लिश किए? रिसर्च पेपर, एक क्वालिटी रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं? मतलब मोस्टली तो इवन जो एसयूज वगैरह में हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी थीसिस जो होती है वो भी बाहर से ही छपवा लेते हैं, इवन खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आईआरआई में हम देखते हैं वो कल्चर है कि यहाँ पे लोग अपनी थीसिस खुद से करते हैं, इवन पेपर वगैरह सब खुद से करते हैं। वहाँ पे वो कल्चर भी नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे कैसे सीखे? आज इतना एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, इतना दूसरे सेक्टर में हम बात करें तो एआई की बात हो रही है, कहीं पे क्या बात हो रही है, वहीं पे एग्रीकल्चर में भी लोग जूझ रहे हैं कि थीसिस लिखने में ही। तो वो कैसे बच्चे अपनी स्किल्स को डेवलप करें अपने एग्रीकल्चर के? खासकर ये भी बीएससी में सीख सकते हैं वो सब कुछ, पर बीएससी में पता नहीं होता है ना सर, फिर वही बात आती है कि उन लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंचा पाते। इवन जो एसयूज में असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो लगे हुए हैं, या प्रोफेसर जो है, वो बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि यार आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और ये जो अभी हम जिस डिकेड में अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे बात होने लगी है स्किल्स की। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में तो हम जाते हैं, आज गवर्नमेंट में फिर भी इतनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर प्राइवेट में हमें अच्छी जॉब चाहिए तो वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज मस्ट, चाहे कोई सी भी सेक्टर की जॉब हो। उसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि आपको नॉलेज कितना है अपने डोमेन का, वो सेकंड है हमारे लिए। तो बीएससी के जो स्टूडेंट है वो कैसे ये जो हमारे बुक चैप्टर है, छोटे छोटे आर्टिकल वो लिखना सीख जाए, ताकि उसमें वो परफेक्शन धीरे धीरे, जैसे मास्टर्स में आएंगे तो खुद से सीख ही जाते हैं, तो वो कैसे सीखे सर? आपको क्या लगता है किस देखो, प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब मुझे तो ऐसे लगता है बीएससी के बच्चों को तो इसमें नहीं घुसना चाहिए, तो मतलब उनके पास टाइम है। अगर उनका ये सपना है कि मेरे को एआरएस में जाना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, तो मास्टर्स करनी पड़ेगी, और वहाँ पे या फिर पीएचडी में एडमिशन लोगे तो वैसे भी एआरएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में ये होता है ना कि जो एक्सपर्ट बैठेगा आपका इंटरव्यू लेगा, वो तो देखेगा कि एमएससी है या फिर पीएचडी में है। पीएचडी में है तो कौन से ईयर में है, वो उसके माइंडसेट में पहले से रहेगा। हम्म, जस्ट तुम एमएससी करके आए हो तो जरूरी नहीं है। मैं एमएससी बेस पे भी इंटरव्यू दिया था, बट वो देख के यही लगे कि यार अभी एमएससी करके आया है, इसके पास ऑप्शन है, बाद में टाइम मिलेगा इसको। और ऑफकोर्स सही बात है, बाद में पहले सीनियर्स भी होते हैं बहुत सारे जो बैठे हैं, या फिर उनके पास पेपर्स होते हैं अच्छी जनरल में, चैप्टर्स भी होते हैं। तो चैप्टर्स का ये सब यूजी में तो ठीक नहीं है, यानी बाद में। एमएससी के स्टूडेंट भी देख हाँ, रहे हैं, तो आप चैप्टर कैसे लिखे, मतलब काम पब्लिश करें? थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। इवन वो जो आजकल तो ये ज़्यादा और चल रहा है कि लोग जो है वो 1000 दो हजार में डायरेक्ट ऑथरशिप दे रहे हैं, मतलब इवन पेपर्स की दे रहे हैं, इवन बुक चैप्टर्स की दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर उसी बुक चैप्टर की ऑथरशिप तो हमने ले ली, और कल को इंटरव्यू में जाएंगे तो उसी से क्वेश्चन भी कर लेंगे वो, अगर किसी टॉपिक से आपने लिख दिया, फिर वहां पे तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे ना। तो खुद से कैसे लिखे, मतलब वो रिसर्च पेपर को कैसे इफेक्टिवली हम पढ़ पाए? लोगों को ये भी नहीं आता कि हम रिसर्च पेपर को कैसे पढ़े, क्या चीज़ उसमें देखनी चाहिए। लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें जो नहीं पढ़नी है, जैसे इंट्रोडक्शन में ही पूरा टाइम लगा दिया, जबकि उसमें तो रिजल्ट और डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो सब कैसे करें? देखो, जो आदमी जो स्टूडेंट डायरेक्ट ऑथरशिप ले रहा है, फिर इसका मतलब है कि उसको शायद उसको अपना गोल का बारे में या तो कंफर्म नहीं है, वो फिक्स नहीं है। अगर उसको पता है कि मुझे एआरएस या ऐसी ठीक ठाक जॉब में जाना है, तो उसको तो ऑथरशिप नहीं लेनी चाहिए डायरेक्ट। उसको आजकल लिंक्डइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी बुक लिखता है एडिटर तो लिंक्डइन पे डालता है, या फिर कहीं भी जर्नल्स के पेज पे स्पेशल इश्यूज आते हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप। उसमें लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं इस बुक में आप अपना चैप्टर कंट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, दे सकते हो। तो लिंक्डइन और पे जैसे कौन से लोगों से कनेक्ट हो? जैसे आपने बताया कि जनरल्स पे जाके देख सकते हैं, तो कौन सी जनरल्स पे जाके देख सकते हैं सर? जर्नल्स, जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग जर्नल्स होते हैं। जैसे सॉइल साइंस में है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका रिसर्च क्या था एमएससी में। जैसे मेरा मास्टर्स में था कि आर्सेनिक का रेमेडिएशन था, तो मैं सीधी सी बात है कि आर्सेनिक या हैवी मेटल से रिलेटेड जर्नल्स हैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। और उस पर देखूंगा कि क्या क्या चल रहा है उधर, आर्सेनिक से रिलेटेड क्या क्या पेपर है। अगर मैं थीसिस लिखूंगा मेरी, तो मुझे वैसे भी पता चलेगा कि ये जो मैं पेपर डाउनलोड किया हूँ वो कौन सी जर्नल्स में मोस्टली पब्लिश्ड है, हम्म, अच्छी जर्नल कौन सी है। और सबसे बड़ा पैरामीटर अपने पास है कि नास रेटिंग या फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है हम्म। जर्नल का, तो वहाँ से अपन को पता चलेगा, आइडिया मिलेगा। तो यह बात है कि खुद को थीसिस लिखोगे, सब कुछ खुद करोगे, मेहनत मतलब टाइम दोगे उस चीज़ को, अपना ही समझ के मतलब करोगे जिस तो अच्छा है। मतलब जिस डायरेक्शन में जो आपका रिसर्च है, आप कोशिश करो कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल्स है जिनमें वो काम पब्लिश किया जा रहा है। हम्म, आप ये भी सर्च करने की कोशिश करो उसमें रेफरेंस में जाके कि अभी करंट के अंदर क्या काम चल रहा है उसके अंदर,
वो सब आप सर्च करोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कि करंट में इस टॉपिक पे इस प्रकार का काम हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया क्या काम हो रहा है। फिर वहीं से आप जाओगे तो वहाँ पे जब हम कोई भी होम पेज पे जाते हैं किसी भी जर्नल के, तो वहाँ पे हमें सबमिट करने के लिए मिलता है, मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि ये बुक आई हुई है, अगर इसका क्या आप चैप्टर उसमें बुक कराना चाहते हो किसी भी प्रकार से, तो आप वहाँ से कर सकते हो। वहाँ से हम जो अलग अलग जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं आउट ऑफ इंडिया, उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। इवन इंडिया के अंदर ये नहीं है सर, मैं ये मानता हूँ कि आउट ऑफ इंडिया जो है जितने भी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो मास्टर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको ट्विटर पे पब्लिश करेंगे, वो ट्विटर पे पोस्ट जरूर करेंगे कि मैंने ये काम किया। उससे क्या होता है, हैशटैग वो यूज में लेते हैं, जिससे क्या होगा कि कनेक्ट होने में उनको मदद करती है। सेम जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाते हैं अच्छे से, लोग रिपोस्ट करते हैं। बट इंडिया में ये कल्चर नहीं है। बट ये मानता हूँ कि जब बीएससी में कोई एंटर करता है तो उसको ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक तो उठाओ, क्योंकि वो तो मतलब वो तो वहाँ पे तो वो जो नाचेगा जितना ज़्यादा वो ज़्यादा चलेगा, वो अलग है। हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन और ट्विटर की, ये दोनों ऑफिशियल पेज हम मान सकते हैं। इवन जितने भी बड़े बड़े हमारी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो कोई भी, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर जैसे कि एलोन मस्क हो, कोई भी, तो वो हमेशा ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं। तो बीएससी एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट के पास ट्विटर अकाउंट मस्ट होना चाहिए। उसमें जो भी वो काम कर रहे हैं, मानो फील्ड विजिट किया, आपने क्या देखा, एक नया वीड देखा, आपने वो पोस्ट किया कि आज मैंने ये फील्ड के अंदर वीड देखा और इसकी वजह से जो है इस क्रॉप के अंदर इन्फेस्टेशन है, वो आपने पोस्ट कर दिया। लिंक्डइन पे आप जाके पोस्ट करो कि आज हमारा ये ट्रेनिंग हुई, मेरा ये लेक्चर आया, गेस्ट लेक्चर देने के लिए ये सर आए थे, उन्होंने इस टॉपिक पे दिया, आप हैशटैग यूज में लीजिए वो। तो इससे क्या हुआ, आपका एक नेटवर्क बनता है कि आप किस में काम कर रहे हो। इवन माना कि लिंक्डइन से उतनी जॉब नहीं मिलती पर आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी के लिए ये सब चीज़ें ठीक है। जैसे लिंक्डइन तो मुझे अच्छा लगा, बट ट्विटर का तो इतना वो इसमें नहीं है कि पब्लिकेशंस ये सब चीज़ों में तो नहीं नहीं करते हैं सर, मैंने देखा इंडिया में नहीं है, हाँ, हम होता है, कल्चर नहीं बट है इंडिया में। लिंक्डइन अच्छा है। और लिंक्डइन बेटर, फिर भी हाँ, लिंक्डइन पे जा सकते लिंक्डइन हो। पे तो डेली पोस्ट देखते हैं सर, आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस बट दैट। जरूरी नहीं है, ये सब चीज़ें भी जरूरी नहीं है कि लिंक्डइन पे करोगे। आपका चेयरमैन भी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके साथ बैठो, डिवीजन में, डिपार्टमेंट में जहाँ से कर रहे हो आप, या सीनियर्स भी होते वो हैं, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है इसके अंदर, तो हम सीनियर्स के जितना कांटेक्ट में, या फिर जिस राह पे आप जा रहे हो ना, उस पे जो पहले जा चुका है हाँ उससे कांटेक्ट करो उन लोगों से तो कॉन्टेक्ट। मिलता है। ये नहीं नहीं बहुत मैं रास्ते हैं आजकल, तो हर उस पे ज्ञान देने वाला मिलेगा ही आपको। सर, हम यहाँ पे वो माहौल मिल जाता है, हम ये चीज़ इतना लाइटली इसलिए बोल पाते हैं कि आईआरआई में हमें वो कल्चर मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ सर हाँ, जो बाहर स्टूडेंट्स हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, जो कि कुछ कर सकते हैं लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, उसकी वजह से वो नहीं कर पाते। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके पास टैलेंट है बट रिसोर्स नहीं है, उसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली। हाँ, उनके लिए सही है कि जैसे कनेक्टिविटी, या फिर उनको सही मेंटोर करने वाला मिल जाए। मिलता है, होते हैं, बहुत लोग या करते हैं, श्योर सर। तो मिल और जाते हैं। हमारा जो टारगेट है, मतलब क्योंकि हम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें कहीं पे भी एग्रीकल्चर में अभी तक पॉडकास्ट या इंटरव्यू टाइप में नहीं मिल रहे हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो भी इंडिया के ऑल ओवर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उन तक हम ये पहुंचाए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख सकते हो। और उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हम बोल सकते हैं वो है आईसीआर-जीआरएफ एग्जामिनेशन। इवन आप अपनी जिस सब्जेक्ट से मास्टर करना चाहते हो उसमें स्ट्रॉन्ग बन पाओगे आप तभी जब आप जीआरएफ की तैयारी करोगे। उसके बाद में एसआरएफ, ऑलरेडी आप जीआरएफ दे लेते हो तो वो आगे तो आपको पता चल जाता है फिर क्या करना है। बट मेन है कि बीएससी के अंदर भटकता है स्टूडेंट, उसके बाद तो हाँ, एक बार जो एंटर कर गया एकेडमिक्स के अंदर वो तो फिर उसी रास्ते पे चल पड़ता है। बट दिक्कत वो आती है ना, जिस मोड पे स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में होता है उसको लगता है कि मैं तो कल को गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा तो मेरी तो लाइफ सेट है, जबकि एक बड़ी जॉब जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो अपने आप में एक वास्तव में बड़ी जॉब है। इवन सर आपके गांव में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा मेरे को लगता है, आप पहले बने होंगे या है पहले से? नहीं नहीं, हमारे गांव में नहीं है, नहीं है तो बट बन जाएंगे, बहुत बनेंगे। बनेंगे। नहीं बात वो है सर, बनेंगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि आई पे ग्रेड जॉब में अगर हमें जाना है तो वहाँ पे आप 0.001% में आते हो आप, तो वहाँ पे आने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने जो जैसे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी को मिलाते हैं तो सर आप 10 साल का हम पेशेंस मानते हैं ना, तो वो 10 साल का पेशेंस पे किस में कर रहा है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। कल को आप प्रोफेसर बनोगे, आप ही किसी कॉलेज के डीन बनोगे, वीसी बनोगे सर, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है वो माइंड सेट, और वो बनता है बीएससी के अंदर। वहीं पे अगर स्टूडेंट भटक गया तो फिर वो पूरा जो आने वाला रास्ता है वो ही खराब हो जाता है। तो सर हाँ, हम मैं नेक्स्ट, इसमें एग्री करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर यूजी के लिए, तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको इन सब चीज़ों में जाना है, तो आपका सबसे पहले तो फोकस होना चाहिए कि मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज मिलना चाहिए मास्टर्स के लिए। बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि आईआरआई है, पंतनगर है, बीएचयू,
PAU, HAU, HAU और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे साउथ के TNU, भी कैंपस है, TNU, US बेंगलोर, बेंगलोर या ये बहुत अच्छे अच्छे कैंपस हैं। इनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको जो बोल रहे थे ना कि लिंक्डइन पे जाऊंगा, ट्विटर पे जाऊंगा, वहाँ जाने की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हाँ, इतना मेंटोर आपको मिलेंगे, हर नेटवर्क। सीनियर्स, आपका गाइड, चेयरमैन जो भी है, वो लोग सब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पे जाके। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से JRF के लिए प्रिपेयर करके मास्टर्स में अच्छी कॉलेज में लो, तो वहाँ से आपके ऑटोमेटिक बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, या इतना सोचने का हम ज़रूरत ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम तो मतलब मेन जो बात कर रहे थे वो फिर से हम टॉपिक पे आते हैं हमारे पे, और मुझे लगता है टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात थी, लेकिन फिर भी सर जैसे इंटरव्यू कॉल आपको आया, उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन की होगी। मैंने देखा था आप एक दिन वो मतलब प्रेजेंटेशन था आपका, इंटरव्यू था, उससे पहले आपने एक PPT भी बनाई थी, हाँ, जो आपका प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन था। वहाँ पे हुआ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे, कितने जो बोर्ड में कितने मेंबर थे जो इंटरव्यूअर ले रहे थे आपका, और वहाँ पे किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली आपके रिसर्च के रिलेटेड थे या फिर आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड थे, या ओवरऑल उन्होंने पूछा, मतलब क्या था, कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हम शुरू में गए तो वो सबसे पहले वो जाते ही प्रेजेंटेशन करवाते हैं कि हमें कन्विंस करो आप, ये प्रेजेंटेशन अपना वो दिखा के, उसमें एकेडमिक्स वगैरह, मास्टर्स, PhD, उन सब का रिसर्च, रिसर्च पेपर, चैप्टर, बुक का आर्टिकल, जो भी है आपके पास वो सब उसमें होता है, और वो प्रेजेंट करना है। और कि आप अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए आप क्या करोगे, तो आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो अच्छे से स्लाइड बनानी है, फिर उसको प्रेजेंट करोगे, फिर वो आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे। उनके हाथ में भी अपना डिटेल्स होता है, CV वगैरह उनके पास ऑलरेडी रहता है वो फॉर्म के टाइम से ही, तो उसमें से ही वो देख के पूछते हैं आप जो भी लगाओगे इसमें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी सर। जैसे कुछ भी लगा दिया, पेपर लगाया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके पास रिसर्च पेपर ठीक है, PhD कैंडिडेट हो, तो उसका बहुत वेटेज और फ़र्क पड़ता है। जो एक्सपर्ट आता है वो शुरू में पूछेगा कि रिसर्च पेपर आपकी इमेज बनाता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो हाँ, एक आपकी इमेज क्रिएट करता है उनके सामने कि अच्छा बिल्कुल, पेपर है, अच्छी रेटिंग में, मतलब आपने अच्छा काम किया है। हाँ, रिसर्च पेपर है, बाकी चैप्टर ये सब है। और तो क्वेश्चन मास्टर्स कैसे में थे? क्या काम था आपका, किस टॉपिक पे था, और कैसे किया, PhD में फिर क्या किया, वो तो मतलब उससे। रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, अगर ऐसी जॉब में जैसे ARS या फिर AP में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, और सब्जेक्ट का भी आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं सॉइल साइंस सब्जेक्ट से हूँ तो सॉइल साइंस के भी पूछेंगे वो, और बाकी तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूरा प्रिपेयर होकर जाना है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस वो आया था सर, जैसे आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद में जब आप बाहर निकले होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आप लेके निकले थे, नहीं यार आई हैव गिवन माई 100%, जितनी मैं तैयारी करके आया था उससे मैंने ज़्यादा दिया, कैसा? कॉन्फिडेंस एक्चुअली वहाँ पता नहीं चलता है, जब लेटर आता है तब कि हाँ अब हो गया है। क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब होता है तभी कॉन्फिडेंस तो था कि आप, बट इतना नहीं था कि यार ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, PhD भी थे कुछ लोग, या फिर जो सीनियर थे, तो फिर बाद में ओके। तो नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने बहुत ही इंसाइटफुल जो है चीज़ों को ब्रीफली उनको बताया। और भी सर इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि जो लोग अभी अगर BSc कर रहे हो आप, और जो MSc कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल डिस्कशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग, अगर आपके पास, क्योंकि जिन लोगों के वो होता है ना नेपोटिज्म, जिनके खानदानी कोई पहले से बन चुके हैं APRS, उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, उनका तो सेट है काम। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके पास मेंटर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए हम सियाराम जी डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एक हम इंटरेक्शन सेशन इस प्रकार का रखें ऑनलाइन, जिसमें जैसे हमने इसमें बात की तो हमने तो हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की, उसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं तो उनको हम क्लियर कर पाए, तो उसके लिए एक ऑनलाइन इंटरेक्शन हम करवाएंगे, तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे, वो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और जल्दी वो सेशन हम डॉक्टर साहब के साथ, और डॉक्टर साहब के अलावा और भी जो अभी AP में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक साथ आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा कि और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। और आपके लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे भी करियर के अंदर और अच्छा करो, मतलब ऊंचाइयों को छुओ, हमारी तो यही
शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू अंत सो में मच। अंत में आप कुछ हमारे लिए बोलना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि मोर देन ए पॉडकास्ट जो डॉक्टर साहब है उनके साथ हमने लास्ट में 4 साल से IRI में हूँ, और जो हमारी बॉन्डिंग है वो पॉडकास्ट में ज़्यादा नहीं दिखी होगी क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए सीरियस डिस्कशन, या हम लड़ नहीं सकते है ना। बट हमारा काफ़ी अच्छा लाइजनिंग है, और डॉक्टर साहब हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके। जैसे हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तो हमें बताते रहते हैं कि कुछ इस प्रकार से करो, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप हमेशा इसी प्रकार से गाइड करते रहो। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये अच्छी बात है कि तुम इस फील्ड में, एग्रीकल्चर को ज़रूरत है कि इतने जैसे IIT वाले होते हैं बॉलीवुड में चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं थोड़े, बट एग्रीकल्चर को ऐसी ज़रूरत थी तो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बच्चों जो मान लो सही कॉलेज में नहीं है या फिर जो आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी जगह पर जाना चाहता है, उसके लिए तुम बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो। अच्छा लगता है देख के कि यार एग्रीकल्चर में भी ये सब हो रहा है अब। अच्छा है। नहीं बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। अरे डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। बिल्कुल, और काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि सर करते हैं, तो सर बोल रहे थे अरे कर लेंगे, क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया। मैं कहा क्या हो गया सर, आपको लगता है कि क्या हो गया? क्योंकि देखो IRI में आने के बाद AP और ARS बनना इज जस्ट लाइक बहुत, मतलब लोग ऐसे बहुत कैजुअल रहते हैं बनने के बाद कि ठीक है हो गया, मतलब बहुत वो नहीं लेते। बट सर बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो आप, और आप इस वीडियो को देख के पता नहीं कितने लोग ये सोचेंगे कि यार मेरे को भी प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन लोगों के लिए जो एक आग होती है उसमें एक वो चिंगारी लगाने वाला काम करते हैं ऐसे वीडियो, तो हमारी भी यही कोशिश थी। तो वो सब ठीक है, बट वीडियो देख के सीरियस नहीं होना है। नहीं, मजे करे, इवन बस डॉक्टर अपना साहब, टाइम पे अपना काम करते रहे। नहीं और डॉक्टर साहब आधी घंटा 1 घंटा पहली बार आप इतने सीरियस होके आपने बोला है, तो कैसा रहा सर हाँ, एक्सपीरियंस? वैसे मैं भी सीरियस नहीं होता हूँ, बट ये कैमरा लेके मेरे सामने बैठा रहेगा तब तक। नहीं सर, नहीं अच्छा है, सर, बट अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। मज़ा आ रहा है तो आपके सामने आके इधर। नहीं बिल्कुल सर। और सर बड़े बन जाओ आदमी, कभी तो भूल मत जाना हमें सर, हाँ, अभी कभी मैं इसी। सोच रहा हूँ कि कैसे बिहेव करना है। अभी कि क्या। टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके आना है मिलने के हाँ। लिए। कोई नहीं सर। सो गाइस देखते रहिए IRI वाला। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल जो वीडियोज हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे आपको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम जल्दी डॉक्टर साहब से इंटरेक्शन आपका करवाएंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ पे होगा। सो देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राधे थैंक यू राधे। सर। कट कर दो। कट।